जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग मॉक टेस्ट पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, वही स्टक हो गए हैं 250 से 280। इतना पढ़ने के बाद भी ये हो रहा है तो हम लोग बहुत परेशान है, मतलब घबराहट हो रही है। और तब से सुन लिए हैं कि 25 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो और घबराहट हो रही है। तो पहली बात तो एक चीज़ जान लो कि अगर तुम्हें घबराहट हो रही है पढ़ने के बाद, ये पढ़ रहा हूँ तो वो छूट जा रहा है, ये पढ़ रहा हूँ तो वो भूल जा रहा है, इतना बड़ा सिलेबस है, सब कुछ मिक्स हो रहा है, सब कुछ मिक्स वेज टाइप का बन गया है, तो सबसे पहली चीज़ जान लो कि एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि पढ़ोगे तो घबराहट होगी, करियर की टेंशन होगी तो घबराहट होगी, सिलेक्शन लेना है तो घबराहट होगी। हमारे साथ भी होता था, हम भी परेशान होते थे, हमारे अंदर भी नेगेटिव थॉट्स आते थे। तो एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई करते रहना है। और रही बात 25 लाख की, तो देखो भीड़ को देख के परेशान ना हो। कंपटीशन वही 2-2.5 लाख बच्चों में होता है, ये भीड़ होती है। 30 लाख फॉर्म भर दिया जाए, फिर 50 लाख, ये भीड़ है, ये केवल फॉर्म भरती है। और केवल यूपीएसआई का नहीं, जो फॉर्म आएगा वो भर देगी वो। तो इसके चक्कर में ना रहो। पूरी बात करेंगे डिटेल में, एक एक चीज़, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपके मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर बहुत धीरे बढ़ रहे हैं, या फिर और कम होते जा रहे हैं, सब कुछ बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ जान लो कि बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉक पे मॉक देते जाते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है, उसका भी एक तरीका होता है। गधों की तरह पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ बैलेंस करते हुए सब कुछ लेके चलना है। कितने मॉक देने हैं, उसका एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है, सब कुछ आपको स्ट्रेटजी वाइज लेके चलना पड़ेगा। केवल मॉक देने से जो है सिलेक्शन नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात ये जान लो, आपके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये हो सकता है कि आपका सिलेबस ये अभी कंप्लीट नहीं है। आपने आपने बिना सिलेबस को कंप्लीट किए ही जो है मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया, या फिर आपका सिलेबस अभी बहुत कंप्लीट है और अब मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं। तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं है क्योंकि देखो, जो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं है वो आपके मॉक टेस्ट में, आपके पेपर में बार बार आएंगी, और वो बार बार आपसे छूटती चले जाएंगी, क्योंकि आपने उन चीज़ों को कवर ही नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले, अगर आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो केवल हफ्ते में एक मॉक दो, और सबसे पहले जाके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करो, प्रॉपर उसका नोट्स बनाओ। सबसे पहली चीज़ तो आप ये करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उसके बाद भी आपके नंबर नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर रखी है। मतलब जितनी डीप में पेपर आता है, या फिर मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है, या फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने उस स्तर तक पढ़ाई नहीं की है। जैसे अगर हम पॉलिटी की ही बात करें, तो अगर आप आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रखे हैं, तो आपसे 16 में से 16 अटेम्प्ट नहीं होंगे, आप 7-8 ही कर पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट इस वाले एग्जाम में कितने डीप में आता है, तो आपको अपना सिलेबस उतने डीप में जाकर कंप्लीट करना। तो एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक पे मॉक दिए जा रहे हो, लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हो चीज़ों का। तो अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको ये तो समझ में आएगा कि ये मैंने पढ़ रखा है, लेकिन एग्जाम में आप उसको गलत टिक करोगे, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आप उसको गलत करोगे, क्योंकि वो हमारा साइको जो माइंड होता है वो गलत चीज़ों पे पहले जाता है। तो आपको साथ साथ रिवीजन भी करते रहना है चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जाना है, नई नई चीज़ों को रिवाइज नहीं करना है। रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी। आप थोड़ा ही पढ़ो, अगर आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो तो आप उस बच्चे से ज़्यादा मार्क्स पाओगे जो बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और रिवीजन नहीं कर रखा। तो आपको रिवीजन करना है। अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, अगर आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको अभी हफ्ते में 2 मॉक देना है, एक ऑफलाइन एक मॉकलाइन, मतलब एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। उसके साथ साथ आपको 3 दिन जो है रिवीजन करना है, केवल अपना प्लान करके कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट का ज़्यादा मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो गया बिना पढ़े, तो आपको उसको पहले जाकर रिवाइज करना है। और केवल 2 दिन ही आगे का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नई चीज़ों को पढ़ना है। तो आप उस हिसाब से अपना डिवाइड कर लो। 2 दिन मॉक दो, एनालिसिस करो, एनालिसिस प्रॉपर करके जो उसमें चीज़ें गलत हो रही हैं उसको जाके उसी टाइम रिवाइज कर लो, और जो चीज़ नहीं मिल रही है उसका वीडियो देख लो, या फिर पीडीएफ मिल रहा है उसको वहाँ नोट कर लो, उसके बाद आप उसको रिवाइज कर लो। 3 दिन रिवीजन करो और 2 दिन नई चीज़ को पढ़ो। इस तरीके से बांट लो। अगर आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपना ध्यान दो सिलेबस कंप्लीट करने में, और हफ्ते में केवल एक मॉक दो। उसके बाद जो तीसरी गलती आप कर रहे होंगे कि जब आप मॉक देते हो ना, जो अभी मैंने बताया, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया कि मॉक एनालिसिस, तो आप मॉक की एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि
केवल मॉक दे दूंगा और ऊपर ऊपर से देख लूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप 2 घंटे का मॉक दे रहे हो ना, तो 2 से ढाई घंटे आपको एनालिसिस में भी देना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट को अलग अलग। मैथ में देख लिया कि कौन सा सवाल गलत हो रहा है, इसको मैंने पढ़ रखा है क्या, अगर पढ़ने के बाद भी गलत हो रखा है तो जाओ उसके फॉर्मूले रिवाइज करो, कंसेप्ट रिवाइज करो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ अगर ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल मैं कर तो लिया, सही तो हो गया, लेकिन उसमें मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, तो भी आपको उसकी जाके प्रैक्टिस करनी है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस की आपको जाके प्रैक्टिस करनी है। सॉरी, मैंने पंखा बंद कर रखा है क्योंकि एक्स्ट्रा नॉइज आती है, इसकी वजह से पसीना हो रहा होगा। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको एनालिसिस करना है बहुत ही अच्छे से, और हर उस क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है। अगर गलत हो तो भी, ज़्यादा टाइम ले रहा है तो भी उस पर काम करना है। इसी तरीके से अगर हिंदी हो तो उसमें कोई नई चीज़ आपको मिल गई, कोई नया वोकैब मिल गया, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, सब वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, कोई साहित्य का नया क्वेश्चन मिल गया, तुरंत अपने मिसलेनियस कॉपी में आपको नोट कर लेना है उसको। कोई ग्रामर का ऐसा रूल मिल गया, आपको लगा कि नहीं ये तो पढ़ नहीं रखा है, तुरंत उस चैप्टर में जाओ, जो मैंने आपको बता रखा है कि 3 से 4 पन्ना हर चैप्टर के पीछे आपको छोड़ना है, ताकि जो नई चीज़ मिले आपको वहाँ जाकर नोट करना है, तुरंत जाके आपको वहाँ पे नोट कर लेना है और उसको उसी टाइम पे रिवाइज कर लेना है। ऐसा नहीं कि लिख के छोड़ दिए। इसी तरीके से रीजनिंग है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपका लॉजिक बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन में जब टाइमर चल रहा है तो आप उस सवाल को सोच नहीं पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसी तरह जीके जीएस में है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे लग रहा है कि छूटा हुआ है, बार बार इसके क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको जाके जो है पढ़ लो। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर मॉक एनालिसिस भी करनी है। उसके बाद चौथी चीज़, आपको टाइमिंग पे ध्यान देना है अपने, कि किस टाइम पे आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आप 4-5 घंटे पढ़ाई करने के बाद मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो आपका माइंड जो होता है एग्जॉस्टेड होता है, उस समय आपका माइंड जो है उतना एक्टिव नहीं होगा और मॉक में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़, मतलब एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देनी है कि आपका टाइमिंग जो होगा वो बेस्ट होना चाहिए, जब आपका माइंड रिलैक्स हो। ठीक है, तो बेटर ये है कि जब आप सुबह उठते हो तो 1 से 2 घंटे अपनी दैनिक दिनचर्या करने के बाद आप जो है थोड़ा सा, जब आपका माइंड एकदम वो हो जाता है कि नहीं अब कंसंट्रेशन वाला माइंड जो है हमें फील हो रहा है कि माइंड जो है कंसंट्रेटेड है, तो आप उस टाइम पे अपना मॉक देने बैठो। उसके साथ साथ एक चीज़ जो कि ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, खासकर मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में, सॉरी, वो ये कि वो क्या करते हैं कि कैलकुलेशन पे वर्क नहीं करते। भाई जो मॉडर्न कंपटीशन है ना, इसमें आपको अपने कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का ही गेम है। आपको 160 प्रश्न हल करने हैं 2 घंटे में, 120 मिनट में, तो टाइमिंग का ही गेम है। अगर आप अपने टाइमिंग पे काम नहीं करोगे, आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको टेबल नहीं याद होगा, आपको स्क्वायर नहीं याद होगा, आपको क्यूब नहीं याद होगा, आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाली जो वैल्यू बार बार रिपीट करती है एग्जाम में वो याद नहीं होगी, आपका कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा नहीं होगा, आप डेली 15 से 20 मिनट अलग से कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, तो आप इजी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लोगे और जो अच्छे लेवल की क्वेश्चन हो गया उसको आप या तो छोड़ दोगे या तो वहाँ कैलकुलेशन में परेशान हो जाओगे और उसकी वजह से दूसरा सब्जेक्ट इम्पैक्ट होगा, उसके सवाल छूटेंगे, या फिर टाइम प्रेशर में आप रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे, उसको रॉन्ग टिक करोगे, आपका माइंड वर्क नहीं करेगा, गलत सोचेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान नहीं देते हो, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपको मैथ में 2 चीज़ें और करनी है। आपको डिजिटल सम अगर क्वेश्चन में यूज करने नहीं आता है तो आप उसको यूज करना सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ने पढ़ा रखा है, गगन सर, आदित्य सर, या बहुत सारे टीचर, आप कहीं से डिजिटल सम को पढ़िए कि कैसे यूज होता है डिजिटल सम, और क्वेश्चन में यूज करना सीखिए। क्योंकि ये 4-5 साल पे पेपर होता है, एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाता है कि चारों ऑप्शन का डिजिटल सम सेम दे दिया। मैंने बहुत सारे सवालों को बहुत सारे एग्जामों में डिजिटल सम से सॉल्व कर दिया। चारों ऑप्शन का डिजिटल सम अलग होता है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, आपका बहुत समय बच जाएगा। आपको ये भी सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप यूनिट डिजिट यूज करना सीखो। बेसिकली आपको इन चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा। उसी तरह रीजनिंग वाले सवाल हैं, आपको लगता तो है कि कर तो लेता हूँ, लेकिन अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप डेली एक रीजनिंग का जो है सेक्शनल मॉक नहीं लगा रहे हो 40 क्वेश्चन का, तो आप उस सवाल के लिए ज़्यादा टाइम ले रहे हो। और उस सवाल के लिए अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो मतलब किसी सवाल का समय आप खा रहे हो, ओवरऑल पेपर का टाइम आप खा रहे हो, ओवरऑल अपना सिलेक्शन खा रहे हो। तो इन सब चीज़ों पे आपको जो है बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये कि कई बार क्या होता है कि हम जो सिलेक्शन आप सब्जेक्ट करते हैं कि हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट देना है, बाद में कौन सा सब्जेक्ट देना है, हम उसमें गलतियाँ करते हैं। उसकी वजह से भी कई बार हम मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप अपना अरेंजमेंट एक बार बदल के देखिए। जैसे अगर आप पहले मैथ्स या रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी और जीएस वाला पोर्शन पहले खत्म कर लो, क्योंकि
मैं ऐसे करता था क्योंकि मेरा लॉजिक ये रहता था कि हिंदी मेरी 8 से 9 मिनट में हो जाएगी 40 क्वेश्चन अगर मुझे आती है, जीके भी मेरा इसी तरह 10 मिनट में हो जाएगा, तो मेरा 20 से 22 मिनट में जो है 50% जो मेरा है पेपर खत्म। तो मेरा ब्रेन जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, नहीं 50% का मेरा काम हो चुका है। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को पहले रख लेते हो ना, तो क्या होता है कि फिर आपका दिमाग थोड़ा सा उल्टा वर्क करता है कि यार इतना लग गया, फिर अभी 100 क्वेश्चन, मतलब अभी 80 क्वेश्चन जो है हमारा बचा हुआ है। सॉरी अगर मेरे मुंह से कुछ क्वेश्चन के नंबर या फिर इधर उधर निकल गए हो, आप उसको माइंड मत करना। मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करते हो तो लास्ट में आपको लगता है कि अभी 80 क्वेश्चन बचे हैं, 25 मिनट ही बचा है या फिर 20 मिनट ही बचा, 18 मिनट बचा है, तो कई बार आप प्रेशर में भी क्वेश्चन को बाद में गलत करते हो। तो आप अपना अरेंजमेंट थोड़ा चेंज कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ठीक चल रहा हूँ तो आप मत करो, ठीक है। मैं उन लोगों को ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ जिनको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हो सकता है उनका मार्क्स इंप्रूव हो जाए, तो वो लोग ये कर सकते हैं। और मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं पहले क्या करता था। मैं पहले हिंदी, जीके जीएस, मूल विधि, संविधान, उसके बाद फिर मैं मैथ्स अटेम्प्ट करता था, उसके बाद लास्ट में मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता था। तो आप ये चीज़ भी जो है अपने चीज़ में करके जो है आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर सेफ स्कोर बता दो कि कितना सेफ स्कोर है, कितना लाने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और अगर आपको कोई सेफ स्कोर बता रहा है ना तो वो आपको केवल बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंककि बिना लेवल पेपर का जाने आप सेफ स्कोर नहीं बता सकते। 2017 में पेपर हार्ड आया था तो 303 304 पे लोग टॉपर बन गए थे। 2021 में मेरे 365 मार्क्स थे, मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स, मेरी 10वीं रैंक आई थी। तो जिस हिसाब का पेपर होता है, उसका लेवल जैसा होता है, उसी हिसाब से जो है कटअप बनती है। कंपटीशन कितना होता है उसी हिसाब से कटअप बनती है। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल जो है वो 90 के ऊपर रह रहा है तो समझ जाओ कि आप अपने सिलेक्शन के रेस में आगे हो, आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है कि हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखो मेरा ऐसा अंदाजा है कि आपका एग्जाम जो है दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, क्योंकि अगर 2027 से पहले भर्ती कंप्लीट करनी है तो फिर इसी टाइम पे आपका पेपर जो होना चाहिए, मैक्सिमम फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक आपका पेपर हो जाना चाहिए। तो ये आपकी आइडियल टाइमिंग है जो कि हो सकती है। पिछली वीडियोज़ में मैंने कहा था कि मतलब पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बोला था कि क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं कुछ लोगों को पर्सनली गाइड करूं। तो बहुत सारे लोग उसमें जो है कमेंट किए थे कि हाँ सर हम ऐसा चाहते हैं। तो मैं वो चीज़ करूंगा। फिर मैं सोचता हूं कि उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या उसका क्राइटेरिया रख सकते हैं, कैसे आप लोग का सिलेक्शन किया जाए उसको पर्सनली गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को पर्सनली गाइड नहीं कर सकता। कुछ बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा रूम जो है थोड़ा खुला हुआ है तो बाहर की आवाज़ आती रहती है। तो मैं उसमें कुछ बच्चों को सिलेक्ट करूंगा, उसका मैं भी क्राइटेरिया सोचूंगा कि कैसे सिलेक्शन करना है, और उन बच्चों को मैं पर्सनली गाइड करूंगा। रैंक लाने के लिए गाइड करूंगा, सिलेक्शन के लिए गाइड नहीं करूंगा, क्योंकि रैंक लाने के लिए गाइड करूंगा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमारे मार्क्स 310, 315, 320 आ रहे हैं, हम लोग 350 कैसे करें, 360 कैसे करें। तो देखो 250 से 300 आना आसान है। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, कोर चीज़ें पढ़ लो, आपका 250 से 300 आ जाएगा। लेकिन फिर आप 350 जब जाना कोशिश करोगे ना तो वो बहुत धीरे बढ़ता है, और वो चीज़ बहुत टफ होती है, क्योंकि उसमें फिर आपको हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। ऐसी चीज़ें जो 3-4 मॉक पे एक बार रिपीट कर रही है, FDI हो गया, शेड्यूल 7 के क्वेश्चन हो गए, विधा हो गया, ईयर हो गया, किसी अवार्ड का ईयर। हम लोग छोड़ते हैं ना कि कौन याद रखेगा, किस साल किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन से साहित्य की विधा क्या है, कौन याद रखेगा, क्या काव्य है, नाटक है, उपन्यास है कि वृतांत है। तो फिर छोटी छोटी चीज़ें मैटर करने लगती हैं। मूल विधि में डायरेक्ट धारा आपको मुँह ज़बानी जब याद होने लगेंगी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सारी चीज़ें, बट वो साइड वाली चीज़ें, आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज हो जाएगी, आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब सब याद हो जाएगा। सवाल आप कई बार क्या होगा बिना देखे, मतलब आप उसको पेन नहीं उठा रहे हो, आप बिना पेन उठाए उसको सॉल्व कर दे रहे हो, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। समझ रहे हो, डिजिटल सम यूज़ कर रहे हो, यूनिट डिजिट यूज़ कर रहे हो, सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। फिर आपका वो वाली चीज़ें मैटर करने लगती है जब आप 320 से ऊपर जाना चाहते हो, 310 से ऊपर जाना चाहते हो, तो आपको फिर उस हिसाब से इस पर काम करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे तब जाके आपका 350 360 तक स्कोर आएगा। मैं अपने समय की बात करूँ तो जब मैं टेक्स्ट बुक पे मॉक देता था अपने एग्ज़ाम से 5-6 महीने पहले से, तो मेरे 360 370 375 तक भी आए हैं, मतलब टेक्स्ट बुक पे मेरी रैंक 1 से 10 15 20 इतनी ही रहती थी। और वो जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर 400 में से 400 मार देते थे, 390। तो वो जानते हो कि आप हर जगह वैसे फेक बच्चे होते हैं, समझ रहे हो। तो आपको फिर ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और RW वाले टेस्ट में मेरा मार्क्स यही 330 345 तक रहता था। 340 पे तो मेरी 2 बार रैंक 1 आ गई है, जो सर टेस्ट लेते थे, वीकली टेस्ट। तो आपको इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप 320 से अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हो। बाकी आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो,
आप लोग को ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल से जुड़े रहो, आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा, रैंक के लिए गाइड करूँगा, सिलेक्शन के लिए गाइड नहीं करूँगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन तो 100% ही हो जाएगा। और मैं उस चीज़ पे सोच रहा हूँ कि कुछ लोग को कैसे पर्सनली गाइड करूँ, तो उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो बस इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हाँ, अच्छा कमेंट जरूर लिखा करो। और किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी कमेंट कर दो। आप लोग की पूरी कमेंट वेलकम है। मैं एक एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।